जो 3-4 क्लासेस होती हैं, अभी आप साउंड वेव पढ़ोगे। तो इसमें कुछ ऐसा मानते हैं यार, देखो कि एक मतलब मीडियम के फॉर्म में यहाँ पर कुछ गैसेस मान लेते हैं। कोई एक गैस मान लो जो आपके मीडियम का काम करेगा, जो एग्जैक्टली सिमिलर है स्प्रिंग की तरीके से, और इसके अंदर हमने कोई गैस फिल करी है जिसके मॉलिक्यूल्स इक्वली स्पेस्ड है। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब इवनली बराबर बराबर डिस्टेंस पर हैं, इक्वली स्पेस्ड। तो मैंने कुछ 4-5 मॉलिक्यूल्स दिखाए हैं आपको रिप्रेजेंट करने के लिए। ये सब इक्वली स्पेस है, और इसके एक एंड पर हम लोगों ने कोई एक पिस्टन कनेक्ट किया, और ये पिस्टन ऑसिलेट करेगा। दैट मींस आप इमेजिन कर सकते हो कि स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया जाए इसको, और इसकी वजह से ये ऑसिलेट कर जाए। तो जैसे हमेशा कहा है कि वेव के लिए 3 चीजें चाहिए होती है हमें, मतलब वेव को जनरेट करने के लिए आपको एक सोर्स की रिक्वायरमेंट है, सोर्स मीडियम कनेक्शन, और उसको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम चाहिए और कनेक्शन चाहिए इनके बीच में। तो सोर्स और मीडियम। तो ये जो पिस्टन ले रहे हैं ये हमारे लिए सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस है, मतलब ये ऑसिलेट करेगा, तो इसकी वजह से इस गैस के अंदर कुछ वेव प्रोपोगेट कर जाएंगी, और गैस हम अपना एज अ मीडियम मान के चल रहे हैं। सो यहाँ पे ड्राइवर स्प्रिंग होगा। स्प्रिंग का काम होता है सिर्फ पिस्टन को ऑसिलेशंस प्रोवाइड करना। स्प्रिंग कनेक्ट करने से ये हो जाता है कि ये जो पिस्टन होगा ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, मतलब इसका ऑसिलेशन एसएचएम मानेंगे। ठीक है? यस सर। और कुछ है ना? तो सोर्स हम लोगों ने किसी स्प्रिंग से, मैं इसलिए बार बार कनेक्ट करता हूँ क्योंकि जब मैं स्प्रिंग वालों को हम लोगों ने काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो बेटर क्लियर हो जाता है। राइट हैंड से ओपन है ट्यूब? नहीं, ओपन नहीं है, काफी लॉन्ग है, ओपन नहीं है, मतलब काफी लॉन्ग है। देखिए अगर इसको क्लोज करके दिखा देंगे ना तो रिफ्लेक्शन आ जाएगा यहाँ पर। जैसे स्ट्रिंग में अगर उसको एक एंड पर क्लोज कर देते हो तो वहां से वेव रिफ्लेक्ट होती है, फिर वो स्टैंडिंग वेव बन जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग तो को हमें यहाँ पर पहले ट्रैवलिंग वेव, हाँ जी, पहले ट्रैवलिंग वेव पढ़ेंगे, उसके बाद स्टैंडिंग वेव पढ़ेंगे। मतलब पहले हम कुछ इक्वेशन से डिराइव करने जा रहे हैं, तो एक बार स्पेसिफिकेशन अच्छे तरीके से समझ लो आप। पिस्टन जो होगा ये ऑसिलेट करेगा, ये हमारे लिए सोर्स का काम करेगा, और अंदर जो गैस और मॉलिक्यूल्स हैं वो मीडियम का काम करेंगे। वो इस पिस्टन के ऑसिलेशन को ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। अब हमने देखो इसमें 2 बातें होनी है। हम यहाँ पर कोई 2 मॉलिक्यूल्स स्पेसिफाई करने जा रहे हैं, या हम कोई एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर अपना फुल कंसंट्रेशन डालेंगे इस मॉलिक्यूल। मतलब हमें ये स्टडी करनी है कि पिस्टन के वाइब्रेट करने से कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल किस तरीके से मूव करेगा, ये हमें स्टडी करना है यहाँ पर। तो हमने ये मान लिया कि ये जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है ये हमारे पिस्टन से, इसकी जो नॉर्मल पोजीशन है वो एक्स है। नॉर्मल पोजीशन इसकी एक्स है। नॉर्मल पोजीशन का मतलब जब ये वाइब्रेट नहीं कर रहा था, ऑसिलेट नहीं कर रहा था, उस टाइम पर पिस्टन से ही स्मॉल एक्स डिस्टेंस पे है। और जब ये सोर्स यानी कि पिस्टन टू एंड फ्रो ऑसिलेट करेगा, राइट एंड लेफ्ट करके इस तरीके से ऑसिलेशंस करेगा, तो इसके ऑसिलेट करने से ये पॉइंट्स भी अपनी अपनी प्रीवियस नॉर्मल पोजीशंस के अबाउट टू एंड फ्रो ऑसिलेट करेंगे। ट्रांसवर्स में और इसमें डिफरेंस इतना है कि हमारा वेव भी इसी डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगा और ये पार्टिकल्स भी इसी डायरेक्शन में ही ऑसिलेट करेंगे। यस सर। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ ठीक है, चलिए। तो हमने एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल लिया जो सोर्स से एक्स डिस्टेंस पे है। नाउ हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि टाइम t इक्वल टू 0 पर सोर्स ने अपना ऑसिलेशन स्टार्ट किया। ऑसिलेशन स्टार्ट हुआ सोर्स वाले एंड पर, मतलब कि हमने इस पिस्टन को जर्क दिया होगा, इसको वाइब्रेट करना स्टार्ट किया होगा इस पिस्टन को एट टाइम t इक्वल टू 0।
और सोर्स के ऑसिलेट करने की जो इक्वेशन है उसको हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन के हिसाब से y सोर्स बराबर एम्पलीट्यूड एंड साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी एंड प्लस फाई नॉट, जिसमें फाई नॉट इस बात पर डिपेंड करेगा कि इस सोर्स को जब हमने अपना ऑसिलेशन स्टार्ट करवाया था तो उसकी इनिशियल कंडीशंस क्या थी। फॉर एग्जांपल, अगर सोर्स अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से पॉजिटिव साइड की तरफ स्टार्ट करेगा तो आप इस फाई नॉट की वैल्यू को 0 डिग्री लोगे। ये सोर्स अगर अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पॉइंट से एसएचएम स्टार्ट करेगा तो हम फाई नॉट की वैल्यू 90 डिग्री पुट करेंगे। सोर्स नेगेटिव एक्सट्रीम पॉइंट से अगर अपने एसएचएम स्टार्ट करेगा तो इसी फाई नॉट की वैल्यू माइनस ऑफ 90 डिग्री। ये रिलेट कर पा रहे हो स्ट्रिंग के साथ आप? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट, ठीक है। अब हम लोगों ने कहा था कि जो डिस्टरबेंस होती है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक प्रोपोगेट करने में कुछ टाइम लेगी। तो अगर टाइम 0 पर यहाँ पर ऑसिलेशन स्टार्ट हुई है बाय दिस इक्वेशन, तो इससे स्मॉल एक्स डिस्टेंस पे जो मॉलिक्यूल था यहाँ तक डिस्टरबेंस जाने में कितना टाइम लगेगा, इस पॉइंट तक आने में? x by v। इसका मतलब यहाँ राइट, इसका मतलब यहाँ पर इस मॉलिक्यूल का डिस्टरबेंस या कह लीजिए इस मॉलिक्यूल की ऑसिलेशन कितनी देर बाद स्टार्ट होगी? X by V X by V. minus x by v। हाँ, x by v। अगर आप ये मानते हो कि जो वेव है वो v स्पीड से ट्रेवल करेगी तब, अगर हम वेव की स्पीड को यहाँ पर v नोट कर दें और वो कांस्टेंट मान लें कि वेव स्पीड कांस्टेंट है, तो x डिस्टेंस से ट्रेवल करने में जो टाइम चाहिए वो x डिवाइडेड बाय v चाहिए, तब जाकर के ये मॉलिक्यूल अपना ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा। ऑसिलेशन विल स्टार्ट एट आफ्टर x अपॉन v सेकंड्स, मतलब सोर्स के स्टार्ट करने के इतनी देर बाद ये स्टार्ट करेगा। तो इस मॉलिक्यूल के लिए हम इक्वेशन क्या लिखेंगे? अगर मुझे इस मॉलिक्यूल के लिए मोशन की इक्वेशन चाहिए, एग्जैक्टली स्ट्रिंग जैसा है, T minus X by V. T की जगह A sin omega t plus phi naught minus x by v. राइट। सो इक्वेशन फॉर मोशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल, ये बड़ा ध्यान से समझना है यार। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर दिस स्पेसिफिक मॉलिक्यूल विल बी y इक्वल टू जो सोर्स की इक्वेशन थी, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा था कि उसमें हम टाइम को करेक्ट कर लेते हैं और टाइम t माइनस x बाई वी एन प्लस फाई नॉट। ये भी आप रिलेट कर पा रहे हो स्ट्रिंग वाले थ्योरी से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हमारा y की एक वैल्यू मिलती है जो कि कैपिटल A, और सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, जिसमें k जो है वो ओमेगा बाई वी है, k इक्वल टू ओमेगा बाई वी। ये सब कुछ वैसा ही है जैसा स्ट्रिंग में हुआ था। Yes. अब एक चीज थोड़ा सा क्लियर कर दें यार आपको, एज यूजुअल, बिकॉज सिंबल्स का मीनिंग जानना बहुत क्लियर जरूरी है। इसमें ये जो y है ये क्या डिनोट कर रहा है मुझे? वो जिसके थ्रू आप y लिख रहे हैं। हाँ, मतलब ये जो नहीं, तो इक्वेशन ऑफ मोशन में y क्या डिनोट कर रहा है? y क्या है? Sir, ये क्या है? displacement of particle. X point है उसके रिस्पेक्ट of particle। हाँ, इसके सिंबल्स को समझो आप। x डिनोट कर रहा है सोर्स से x डिस्टेंस पे जो मॉलिक्यूल है, सोर्स से x डिस्टेंस पर जो मॉलिक्यूल है उसका टाइम t पर अपने नॉर्मल पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो y है। The molecule at x distance from the source at some time t having displacement y from the normal position। बाकी सिंबल्स हमारे एज यूजुअल है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि स्ट्रिंग में ये ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है आपको, ये पूरी इक्वेशन Yes, बताई जा चुकी है। Yes, sir. ठीक है, हाँ, पर इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ज्यादातर लोग y और x को कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि सिंबल x और y जरूर है, बट एक्चुअल में ये दोनों का डायरेक्शन सेम। Yes, sir. Yes, sir, longitudinal है तो same। y से हम डिस्प्लेसमेंट डिनोट कर रहे हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये y एक्सिस की तरफ है। Yes, sir. मतलब आपको ये मत समझना कि y और x परपेंडिकुलर है। जो x डिस्टेंस है ये मॉलिक्यूल इसी डायरेक्शन में y डिस्प्लेसमेंट करेगा।
x की ही डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, जिस डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट y से कर रहे हैं सर। तो कभी भी आप ये कंफ्यूजन मत जाना कि y लिखने का मतलब ये मॉलिक्यूल ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा, नहीं। जब ये पिस्टन हमारा फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन करेगा इस तरीके से, तो ये मॉलिक्यूल भी अपनी इस पॉइंट पर टू एंड फ्रो ऑसिलेशंस कर रहा होगा, और ड्यूरिंग ऑसिलेशंस अपने इस पॉइंट के अबाउट, जो उसकी नॉर्मल पॉइंट है, उससे उसका किसी टाइम t पर डिस्प्लेसमेंट हम सिंबल y से डिनोट कर रहे हैं, बट ये y और x हैं सेम डायरेक्शंस में ही, और तभी इसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहेंगे। स्ट्रिंग वाले केसेस में क्या हुआ था कि जब वेव हमारा x एक्सिस पर चलता था, तो स्ट्रिंग के पार्टिकल्स मूव y एक्सिस पे करते थे। इसमें वेव भी x डायरेक्शन में जाएगी और मोशन ऑफ पार्टिकल भी x एक्सिस पे ही होगा, लेकिन उनके मोशन की डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने सिर्फ अपना y सिंबल यूज किया है। ये भी क्लियर हो गया? Yes, sir. ये पॉइंट क्लियर हो गया, राइट। और इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ पार्टिकल, इसको ही हम वेव इक्वेशन भी कहते हैं। द सेम इक्वेशन इज वेव इक्वेशन ऑल्सो। मतलब इस इक्वेशन से मैं इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकता हूँ, या इसको वेव इक्वेशन भी कह सकते हो, जिसमें y मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, y डिस्प्लेसमेंट है जो है पैरेलल टू द x डायमेंशन, पैरेलल टू द x डायमेंशन, बिकॉज हम लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ रहे हैं, साउंड वेव। और इस पूरी वेव को हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेव, बिकॉज इससे हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पता लगा रहे हैं, तो ये कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन। अब इसके बाद और मेन साउंड में डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा, बिकॉज साउंड में गैसेस की बात हो रही है, मीडियम गैस है, और गैसेस में ज्यादातर हम प्रेशर और वॉल्यूम की बात करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स हो, थर्मोकेमिस्ट्री हो। तो गैसेस को डिस्क्राइब करने के लिए हम उसका प्रेशर डिफाइन करते हैं, उसका वॉल्यूम डिफाइन करते हैं, उसका टेम्परेचर डिफाइन करते हैं, उसका मोलर मास डिफाइन करते हो, नंबर ऑफ मोल्स डिफाइन करते हो। तो हम एक नई इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम नाम देने जा रहे हैं यहाँ पर प्रेशर वेव इक्वेशन। बट उसके पहले ना इस इक्वेशन की बड़ी इंपॉर्टेंस है। इस इक्वेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, ये इक्वेशन दो वेरिएबल्स की इक्वेशन है यहाँ पर। इसमें टाइम t भी एक वेरिएबल है और x भी एक वेरिएबल है। तो अगर मैं टाइम t की कोई स्पेसिफिक वैल्यू पुट कर दूं, टाइम t की कोई स्पेसिफिक वैल्यू, मान लो 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, या कोई भी एक स्पेसिफिक वैल्यू पुट कर दूं, और तब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि क्या दो अलग अलग पार्टिकल्स जिनका सोर्स से पोजीशन अलग अलग है, मतलब एक पार्टिकल की पोजीशन x1 मान लेते हैं और एक पार्टिकल की पोजीशन सोर्स से x2 मान लेते हैं। हमने दो पार्टिकल्स लिए, जिसमें से एक सोर्स से x1 डिस्टेंस पर है, दूसरा सोर्स से x2 डिस्टेंस पे है। तो क्या किसी पर्टिकुलर टाइम t पर दोनों के डिस्प्लेसमेंट सेम आएंगे? जबकि यहाँ पर जो फंक्शन है, उसमें फंक्शन में टाइम भी है और फंक्शन में x भी। नहीं सर, सेम जरूरी नहीं है कि सेम आए। आ सकते हैं, लेकिन वैसे रूल उसको जनरलाइज तो नहीं बोल सकते ना सर, जरूरी नहीं है। जनरलाइज्ड वे में नहीं बोल सकते। क्योंकि अगर आप टाइम की कोई स्पेसिफिक वैल्यू पुट भी कर दोगे और अंदर एक बार x1 पुट करोगे और एक बार x2 पुट करोगे, तो हो सकता है कि यहाँ पर एंगल डिफरेंट आ जाए, और उन एंगल्स के डिफरेंट आने से उनके साइन की वैल्यू डिफरेंट आ जाए और उनके डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी डिफरेंट आ जाए। यस सर। हो सकता है। Yes, sir. Yes, sir. और इसी पॉइंट को मैं यूज करने जा रहा हूं कि किसी स्पेसिफिक टाइम पर दो अलग अलग पोजीशंस पे जो पार्टिकल्स होंगे, उनका उस मूवमेंट पर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट y अलग अलग आ सकता है। तो एक बार फिर से आपको डायग्राम बनाना होगा यार, है ना? आप फिर से एक बार फ्रेश डायग्राम बनाओ। और आप थोड़ा सा ध्यान से करना है, इसे डेरिवेशन को बड़ा इंपॉर्टेंट। देखो, सुनना, जो मैं स्टेटमेंट कह रहा हूँ सुनिएगा, वरना कंफ्यूजन है थोड़ी यहाँ पर। इनिशियली जब ये सोर्स वाइब्रेट नहीं कर रहा था, उस टाइम पर
मतलब सोर्स was not vibrating, not in oscillation. तो ये सारे मॉलिक्यूल इक्वली स्पेस्ड है, मतलब जितना डिस्टेंस यहाँ पर वही डिस्टेंस यहाँ पर, वही डिस्टेंस यहाँ पर, वही डिस्टेंस यहाँ पर। उस टाइम पर पूरे गैस में एक यूनिफॉर्म प्रेशर को डिफाइन करेंगे। दैट मीन्स हम यहाँ पर ये कहने जा रहे हैं कि प्रेशर की वैल्यू पी नॉट के इक्वल है। प्रेशर इन दिस ट्यूब इज पी नॉट, और वो प्रेशर कहां पर है, बिकॉज प्रेशर किसी पॉइंट पर डिफाइन करते हैं हम लोग। तो दिस प्रेशर पी नॉट इज एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट। एवरीवेयर इनसाइड द ट्यूब द प्रेशर इज पी नॉट। मतलब ऐसा कहीं नहीं है कि कहीं पर ज्यादा प्रेशर है, कहीं पर कम प्रेशर है। एवरीवेयर प्रेशर इज यूनिफॉर्म, और उस यूनिफॉर्म प्रेशर को हम नाम दे रहे हैं पी नॉट का। ये कंडीशन तब है जब हमारा सोर्स वाइब्रेट नहीं कर रहा, ऑसिलेट नहीं कर रहा, उस समय की बात हो रही। जब ये ऑसिलेट नहीं कर रहा तो इनसाइड एवरीवेयर प्रेशर इज पी नॉट। नाउ सेकेंड डायग्राम, जो मैं सिर्फ ये रिप्रेजेंट करने के लिए ले रहा हूं कि ये सोर्स अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से स्लाइटली डिस्प्लेस हो गया ड्यू टू द वाइब्रेशंस। मतलब हम पिस्टन को थोड़ा सा फॉरवर्ड दिखा रहे हैं, जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि हमारा सोर्स अब ऑसिलेशन में जा चुका है। मतलब इसको किसी ने वाइब्रेशन स्टार्ट कर दी है यहाँ पर। तो ये डिस्प्लेसमेंट हम वाई ऑफ सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सोर्स हमारा डिस्प्लेस हो गया, जिसकी वजह से अंदर एक वेव प्रोपोगेट कर दी। तो वेव प्रोपोगेट करने का मतलब ये हुआ कि हर मॉलिक्यूल जहां कहीं भी था वहीं पर उसने वाइब्रेशन स्टार्ट कर दी, जो जहां था वहीं से वाइब्रेशन चालू कर दी। हर मॉलिक्यूल ने अपना अपना वाइब्रेशन स्टार्ट कर दिया, और उस समय उसमें कोई स्पेसिफिक टाइम टी सेकंड्स पर, किसी स्पेसिफिक टाइम टी सेकंड्स पर वो मॉलिक्यूल जो सोर्स से एक्स डिस्टेंस पे था, क्योंकि अब ये वाइब्रेट कर रहा होगा अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट, तो टाइम टी पर ये अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से थोड़ा सा फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया, और उस डिस्प्लेसमेंट को मैं वाई से डिनोट कर रहा हूं। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। सभी से पूछें, ठीक है। और इसी टाइम पर एट द सेम टाइम टी हमने एक दूसरे मॉलिक्यूल को भी पकड़ के देखा। दो मॉलिक्यूल्स के साइमल्टेनियस स्टडी कर रहे हैं एट द सेम टाइम टी। दूसरा मॉलिक्यूल मेरा सोर्स से x प्लस dx डिस्टेंस पे था। सेकंड मॉलिक्यूल सोर्स से x प्लस dx पे था। तो ये भी वाइब्रेट कर रहा होगा, इसका भी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। मैंने कहा ना, जो मॉलिक्यूल जहां था वहीं पर ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगी, और ड्यूरिंग ऑसिलेशन एक स्पेसिफिक टाइम टी पर हमने सबके डिस्प्लेसमेंट्स को कंसीडर करना स्टार्ट किया। तो जो एक्स डिस्टेंस वाला मॉलिक्यूल था उसका डिस्प्लेसमेंट अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से वाई डिस्टेंस हुआ है, और जो मॉलिक्यूल सोर्स से एक्स प्लस डीएक्स पे था उसका डिस्प्लेसमेंट अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से y प्लस dy हुआ है। और ये अलग अलग क्यों डिस्प्लेस कर रहे हैं? क्योंकि जस्ट नाउ आपने देखा था कि जो y की इक्वेशन थी उसमें टाइम और x दोनों आ रहे थे। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने ये इक्वेशन पढ़ी है। तो भले ही आप टाइम भले ही आप फ्रीज कर दो, टाइम की एक स्पेसिफिक वैल्यू ले लो, इसको अगर हम फ्रीज भी कर दें, अगर इसको लॉक कर दें, इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू चूज कर दें, उसके बावजूद भी क्योंकि x की वैल्यू डिफर करेगी तो साइन की वैल्यू डिफरेंट आएगी, y की वैल्यू डिफरेंट आएगी, और क्योंकि हमने सिर्फ dx का डिफरेंस माना है तो हम डिस्प्लेसमेंट में भी जो डिफरेंस मानेंगे वो सिर्फ dy का डिफरेंस मानेंगे। ये भी पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। यस यस सर। ठीक है, थैंक यू। अब इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ने y डिस्प्लेसमेंट किया, दूसरे मॉलिक्यूल ने y प्लस dy डिस्प्लेसमेंट किया। अब डिपेंड करता है कि dy की वैल्यू पॉजिटिव है या dy की वैल्यू नेगेटिव। उसके ऊपर ये पता चलेगा
कि ये दोनों मॉलिक्यूल अपने प्रीवियस सेपरेशन से, जितना सेपरेशन इनमें पहले था, और कितना सेपरेशन था इनके बीच में यार, अगर पहले की बात करी जाए, इन दोनों के बीच में सेपरेशन dx का, तो क्या अभी भी ये d, अब कितना सेपरेशन है इनके बीच में? dy ना ना ना, dy सेपरेशन नहीं है सर, dx माइनस dy। सुनिए, dy तो इनका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, एक का डिस्प्लेसमेंट y है, दूसरे का y प्लस dy है, तो इन दो मॉलिक्यूल का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट dy का हो गया। सेपरेशन नहीं होगा, सेपरेशन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नाउ द सेपरेशन विल बी dx प्लस dy। ये समझ पाए कैसे? यस सर। Yes, sir. ये क्लियर हुआ? इसको समझाएं, dx प्लस dy, dx तो ऑलरेडी उनमें डिस्टेंस था, क्लियर हो गया। हो गया सर, हाँ, क्लियर। Yes, और sir. प्रीवियस मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में इसके रिलेटिवली अगला मॉलिक्यूल dy डिस्टेंस आगे चला गया। इमेजिन करो कि ये रेस्ट पे हो और ये dy आगे चला जाए, तो सेपरेशन dy से इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि टोटल सेपरेशन dx प्लस dy लिखोगे, राइट? यस Yes, सर। Yes, sir. ठीक है जी। अब इसके बाद की कहानी क्या है देखो, अगर हम ये मान लें कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहां पर ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल एस था, कैपिटल ए से डिनोट नहीं कर रहे हैं बिकॉज कैपिटल ए से हमने एम्पलीट्यूड लिखा हुआ है, इसलिए हम कैपिटल एस को यूज कर रहे हैं फॉर द एरिया पार्ट। तो इन दो मॉलिक्यूल के जो सेपरेशन है उसके करस्पॉन्डिंग कितना वॉल्यूम था हमारे पास, टोटल वॉल्यूम जो इन दोनों के बीच में x into dx। fdx। एक्स dx, तो यहां पर वॉल्यूम was x plus d, sorry, volume was separation multiplied by the area, separation multiplied by area। सही है ये चीज? यस सर। Yes, sir. ठीक है। और अब जब ये दोनों मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन चेंज हो रहा है, इन दोनों के बीच की सेपरेशन बदल रही है, तो अब इन्हीं दोनों मॉलिक्यूल के बीच नया वॉल्यूम कितना है? dx plus dy dx plus into dy s। whole into s। Into dx plus dy. तो ना इसको v डैश से डिनोट कर दो, नया वॉल्यूम v डैश, एंड दिस न्यू वॉल्यूम विल बी द न्यू सेपरेशन dx plus dy multiplied by cross sectional area capital S। कोई डाउट इसमें? No, sir. नो सर। नो कोई सर। डाउट बच्चे लोग, है ना? ठीक है। तो ऐसे में अगर dy पॉजिटिव है, इफ dy की वैल्यू पॉजिटिव में आ जाए, तो हम ये कहेंगे कि यहां पर वॉल्यूम पहले के कंपैरिजन में ज्यादा हो रहा है, और अगर dy नेगेटिव है तो यहां पर वॉल्यूम पहले के कंपेयर में कम हो रहा होगा। मतलब वॉल्यूम या तो इंक्रीज कर गया होगा या वॉल्यूम यहां पर डिक्रीज कर गया होगा। यस सर। और गैस लॉज में ये क्लियरली बताया जाता है कि जब गैस का वॉल्यूम बदलते हैं तो उसका प्रेशर भी चेंज आता है, यस सर, प्रेशर में चेंज आएगा। यस सर। तो पहले हमने आपसे कहा था कि जब पिस्टन के वाइब्रेशंस नहीं हो रहे थे, यानी कि इसके अंदर कोई वेव नहीं जा रही थी, उस समय प्रेशर की वैल्यू पी नॉट थी, और सब जगह पर पी नॉट थी, यहां भी पी नॉट, यहां भी पी नॉट, यहां भी पी नॉट, मतलब कि इस पूरे वॉल्यूम के अंदर प्रेशर की वैल्यू पी नॉट थी उस समय जब वेव प्रोपोगेट नहीं हो रही थी। और जब सोर्स ने ऑसिलेशन किया, एक वेव ट्रेवल करना स्टार्ट कर गई, उस टाइम पर चेंज ऑफ वॉल्यूम हुआ, एंड करस्पॉन्डिंगली यहां पर प्रेशर की वैल्यू चेंज करेगी, और उसको हम लिखेंगे पी नॉट प्लस डीपी। पी नॉट तो पहले से ही था, प्रेशर तो उस समय भी था जब वेव नहीं थी, तो वेव ने उस प्रेशर में कुछ ऐड किया है। मतलब आप कह सकते हो कि जो वेव होती है वो गैसेस में कुछ एक्सेस प्रेशर डालेगी आपको। यस सर। हाँ, यस सर। प्रेशर नहीं डाल रही है, एक्सेस प्रेशर, जो जितना प्रेशर वेव की एब्सेंस में था उसको इंक्रीज किया उसने, या उसको डिक्रीज किया होगा। ये डिपेंड करता है कि dy पॉजिटिव है या dy नेगेटिव है। और हमें इस
एक्सेस प्रेशर की इक्वेशन चाहिए कि ये डीपी कितना होगा, इक्वेशन ऑफ एक्सेस प्रेशर। सर बॉयल्स लॉ लगा देंगे। यस नहीं, हाँ लगा देंगे, लॉ लॉ बाद में लगाएंगे, पहले ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है या कुछ बुक्स में इस तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है कि लोगों को ये लगता है कि वेव गैस में प्रेशर जनरेट कर रही है। नहीं, प्रेशर तो ऑलरेडी था गैस में, राइट। वेव ने उस प्रेशर को या तो इंक्रीज किया होगा या उसको डिक्रीज किया होगा। अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ होगा तो हम लोग ये कहेंगे कि यहाँ पर कंप्रेशन फॉर्म हो गया है, और अगर प्रेशर डिक्रीज हो गया होगा तो हम कहेंगे यहाँ पर रेरफैक्शन फॉर्म हो गया है। ठीक है जी बच्चा, बात समझ में आई? Yes, sir. यस सर। अब इसे डीपी की इक्वेशन कैसे लाएंगे, देखो। एक्सेस प्रेशर ड्यू टू प्रोपगेशन ऑफ वेव, ये टॉपिक हो गया मेरा। और उस एक्सेस प्रेशर ड्यू टू प्रोपगेशन ऑफ वेव की जो इक्वेशन बनेगी उसको नाम दिया जाएगा प्रेशर वेव इक्वेशन। और इसके लिए हम अपना इलास्टिसिटी का वो कंसेप्ट यूज करने जा रहे हैं जहां पर हम लोगों ने बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा था। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिफाइन किया गया था, इट वाज माइनस टाइम्स चेंज इन द प्रेशर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाय वी। ये हम लोगों ने बल्क मॉडुलस को डिफाइन किया था, Yes, sir. राइट। यस ठीक सर। है, Yes, sir. इसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो, मतलब इसी रिजल्ट को अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो डेल्टा पी को रिप्लेस करके कह सकते हैं डीपी बाय डीपी हो जाएगा। डीपी, डेल्टा वी को रिप्लेस करके कह सकते हैं डीवी अपॉन वी। और इलास्टिसिटी की लैंग्वेज में ये जो डीपी था इसको स्ट्रेस का नाम दिया गया है, और डीवी बाई वी को नाम दिया गया था Strain. स्ट्रेन। तो यहाँ पर स्ट्रेन कितना है देखो, मतलब अगर यहाँ पर मैं स्ट्रेन कैलकुलेट करना चाहूँ तो स्ट्रेन की वैल्यू डीवी अपॉन वी, एंड डीवी मीन्स चेंज ऑफ वॉल्यूम, और चेंज ऑफ वॉल्यूम मीन्स वी डैश माइनस वी, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो अगर मैं वी डैश माइनस वी निकालूं, वी डैश माइनस वी, तो वी डैश माइनस वी अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी वैल्यू बनेगी dy एस इंटू डी वाई, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम यानी कि एस इंटू डी एक्स। एस एस कैंसिल हो जाएंगे और ये टर्म बचेगा आपका डी वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स। सही है ये चीज? यस सर। तो डी वाई बाई डी एक्स इज द स्ट्रेन। इसको भी आप अपने रिवीजन नोट्स में डालोगे, कभी कभी क्वेश्चन इसके ऊपर भी है। इनफैक्ट एरोडो की एक्सरसाइज में इसके ऊपर क्वेश्चन है, फाइंड द स्ट्रेन इन द गैस। सर ये dy by dx एक बार बता दीजिए। डीवी निकालिए, डीवी निकालने के लिए आपको वी डैश माइनस वी लिखना है। मैं हटा देता हूं, मैं डीवी हटा करके डीवी की जगह पर लिख दे रहा हूं वी डैश माइनस वी। अब आप इसकी वैल्यू पुट करो, अपने आप आ जाएगा वी डैश माइनस वी। वी डैश यहाँ पर है, वी यहाँ पर है, और डिवाइडेड बाय वी। तो ये मेरा स्ट्रेन हो गया। अगर ये इक्वेशन है वेव की तो मैं स्ट्रेन को भी निकाल सकता हूँ इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके। वाई वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके आपको स्ट्रेन की वैल्यू मिल जाएगी। निकाल लेंगे इसको, स्ट्रेन बराबर डी वाई बाई डी एक्स। आगे का स्टेप कर सकते हो, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, और जब स्ट्रेन मतलब कि डीवी बाई डीवी आ जाएगा तो उसमें बल्क मॉडुलस मल्टीप्लाई करके हम डीपी भी निकाल सकते हैं, जो एक्सेस प्रेशर है वेव की वजह से। तो ये सब कुछ करेंगे तो क्या आंसर आएगा देखो, ये सारी एक्सरसाइज अगर कंप्लीट करें तो डीपी कितना आएगा एक बार करके देखते हैं इसको। वैल्यू ऑफ डीपी कितनी आएगी, माइनस साइन माइनस बी और इनटू दिस स्ट्रेन मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स अगर यहाँ पर करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे जब, तो कैपिटल ए माइनस के बाहर आएगा। डिफरेंशिएशन में माइनस के बाहर आएगा। हाँ, तो वो जो माइनस के बाहर आएगा और एक माइनस पहले से ही है यहाँ पर हमारे पास,
तो ये साइन चला जाएगा, माइनस साइन चला करके, और यहाँ पर एक के बाहर आएगा, और डिफरेंशिएट करने के बाद ये साइन वाली चीज जो होगी वो cos omega t cos minus cos ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड प्लस फाई नॉट। अब ये इक्वेशन क्या बता रही है आपको? ये तो मैथमेटिकली आ गया, बट इसके थ्रू हमें मालूम क्या चल रहा है? डीपी के थ्रू आपको क्या बताया जा रहा है? change in pressure, चेंज इन प्रेशर पीरियोडिक है। हाँ, चेंज कह लीजिए या एक्सेस प्रेशर कह लीजिए, लेकिन एक्सेस वर्ड का मतलब ये नहीं कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा। एक्सेस प्रेशर मतलब कि वेव की एक्शंस में जो प्रेशर था उसमें कितना प्लस और माइनस हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव आल्सो। वो डिपेंड करता है कॉस्ट की वैल्यू पर। कॉस्ट की Yes. वैल्यू पॉजिटिव में भी आ सकती है, कॉस्ट की वैल्यू नेगेटिव में भी आ सकती है। सो चेंज ऑफ प्रेशर कैन बी पॉजिटिव कंप्रेशन के लिए, चेंज ऑफ प्रेशर कैन बी नेगेटिव रेरेफैक्शन के लिए। बट ये तो क्लियर है कि मैक्सिमम कितना चेंज कर सकते हो आप प्रेशर को। वेव जब प्रोपोगेट होगी तो मैक्सिमम चेंज ऑफ प्रेशर BA बिकॉज कॉस्ट का टर्म 1 से ज्यादा तो कभी होगा नहीं। Yes, sir. सो मैक्सिमम वेरिएशन इन प्रेशर कह लीजिए, मैक्सिमम चेंज ऑफ प्रेशर कह लो, वो आपका BA इंटू के है। इससे ज्यादा प्रेशर कहीं पर भी प्लस या माइनस नहीं हो सकता, और इस स्पेसिफिक BA के टर्म को हम नाम दे रहे हैं प्रेशर एम्पलीट्यूड, which is the maximum variation or maximum change in the pressure of the gas due to propagation of wave. कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. No, नो sir. सर। ये क्यों नहीं होगा ठीक, हाँ जी। सर? माइनस बी ए के दो माइनस है यार, एक माइनस बल्क मॉडुलस के डेफिनेशन में है, और एक माइनस जब डिफरेंशिएट करे तो आ रहा है यहाँ पर, माइनस के बाहर आ रहा है डिफरेंशिएशन में। अच्छा, हाँ, ओके सर। वो दोनों माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जा रहे हैं यहाँ पर। अब इस बात को समझना क्या है, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए डीपी जो है ये आपका प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जिसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर किसी भी पॉइंट पर जो नॉर्मल प्रेशर था, नॉर्मल प्रेशर का मतलब जब इसके अंदर वेव नहीं थी तो जो प्रेशर पी नॉट था उसमें जो चेंज आएगा वो चेंज हमारा पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। बट टोटल प्रेशर की बात करोगे अगर आप, टोटल प्रेशर किसी भी पॉइंट पर वो कभी भी माइनस में नहीं जाएगा। टोटल प्रेशर विल बी पी नॉट प्लस द चेंज। तो जो चेंज वाली क्वांटिटी है ये मेरी पॉजिटिव हो सकती है, ये मेरी नेगेटिव हो सकती है। चेंज टर्म ये प्लस माइनस हो सकता है, बट क्योंकि पी नॉट पहले से ही था वो चीज आपकी टोटल प्रेशर को हमेशा पॉजिटिव रखेगी। और वैसे भी टोटल प्रेशर 0 होने का मतलब वैक्यूम आ गया वहां पर, तो वैक्यूम कभी होगा नहीं बिकॉज अंदर गैसेस हैं, तो कुछ ना कुछ प्रेशर हमेशा बना रहेगा। कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो पूछ लो इसमें। No, sir. प्रोसीड करते फिर आगे। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलिए, और साउंड के केस में ध्यान रखना, साउंड को हम प्रेशर वेव से ही रिप्रेजेंट करते हैं कन्वेंशनली। इसमें हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन कम प्रेफर करते हैं। साउंड के केसेस में ज्यादातर आपको प्रेशर वेव की इक्वेशन ही मिलेगी, और इसको नाम देंगे इक्वेशन ऑफ द प्रेशर वेव। ये जो पूरी इक्वेशन है दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ प्रेशर वेव। जो आपको ये इंफॉर्मेशन देता है प्रेशर वेव की इक्वेशन का मतलब ये होता है कि इसके थ्रू आपको क्या मालूम चल रहा है, सोर्स से एक्स डिस्टेंस पे किसी टाइम टी पर प्रेशर में कितना चेंज आया होगा। Yes, sir. सोर्स से एक्स डिस्टेंस पे एट सम टाइम टी हाउ मच प्रेशर वाज चेंज्ड ड्यू टू ट्रेवलिंग ऑफ द वेव इन द मीडियम। And this change can be plus minus, but the total pressure will always remain positive.
मतलब कि अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द टोटल प्रेशर एट पोजीशन स्मॉल एक्स, तो क्या आंसर लिखोगे यार? टोटल प्रेशर एट द पोजीशन स्मॉल एक्स P0 एट plus सम टाइम टी, P0 एट plus टाइम टी P0 कितना? plus DP. हाँ, तो पी नॉट पहले से था, ध्यान रखिएगा। पी नॉट तब भी था विदाउट वेव, वेव नहीं थी तब भी हमारे पास प्रेशर पी नॉट था, और प्लस उसमें हम डीपी करेंगे, प्लस डीपी मतलब कि बी ए के एंड देन कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड प्लस फाई नॉट। तो ये जो प्रेशर में चेंजेस ला रहे हैं ना, दिस इज बिकॉज ऑफ ड्यू टू द वेव, कह सकते हो। वेव का काम सिर्फ ये था कि प्रेशर में कुछ ऐड कर दे। अब वो पॉजिटिव एडिशन भी हो सकता है, नेगेटिव एडिशन भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कॉस की वैल्यू पर। सर ये एक्सेस प्रेशर हुआ ना? एक्सेस मतलब वेव प्रोपोगेट करने से गैसेस के प्रेशर कहीं पर लो हो जाते हैं और कहीं पर हाई हो जाते हैं। नॉर्मल प्रेशर से कहीं वो लो होंगे, कहीं हाई होंगे। तो कितना लो हो रहे हैं और कितना हाई हो रहे हैं वो आप सेकंड टर्म में बता रहे हो। ओके सर। Yes, sir. ठीक है बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलिए, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं एक बार। हम कुछ मॉलिक्यूल्स इसमें आपको दिखाएंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और भी दिखा सकते हैं आगे। ऐसे करके हमने कुछ मॉलिक्यूल दिखाए। हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल x इक्वल टू 0 पॉइंट पर है। सेकंड मॉलिक्यूल मेरा x इक्वल टू लैम्डा बाई 4 पॉइंट पर है। थर्ड मॉलिक्यूल मेरा x इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पॉइंट पर है। फोर्थ मॉलिक्यूल 3 लैम्डा बाई 4 पे, और फिफ्थ मॉलिक्यूल x इक्वल टू लैम्डा पर। मतलब मैंने पूरी एक वेवलेंथ कंसीडर की। और अब जरा ध्यान से सुनना, डिस्प्लेसमेंट वेव की जो इक्वेशन थी वो थी y इक्वल टू कैपिटल A साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और प्लस फाई नॉट। यहां पर मैं फाई नॉट को 0 मान के चल रहा हूं क्योंकि मुझे कंसेप्ट समझाना है। तो फाई नॉट को कैरी नहीं करेंगे, फाई नॉट 0 लेके चल रहे, जिसका क्या मतलब हुआ यार? फाई नॉट 0 लेने का मतलब क्या है? पोजीशन पे स्टार्ट कर रहा है। राइट, कि जब ऑसिलेशन स्टार्ट हुई होगी तो सोर्स अपने मेन पॉइंट पर रहा होगा। और इस डायग्राम में सोर्स को दिखाया नहीं है मैंने, सोर्स को भी दिखाया नहीं है। कुछ पर्पज है मेरा, कुछ दूसरा पर्पज है, इसलिए सोर्स को भी हटा दिया है। मतलब आपके मेंटल पिक्चर में होना चाहिए कि सोर्स इज प्रेजेंट हियर, दैट इज ऑसिलेटिंग, बट उसको ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। अब मैं कोई स्पेसिफिक टाइम चूज कर रहा हूं, मैं कोई स्पेसिफिक टाइम चूज कर रहा हूं। सपोज t इक्वल टू 0, मैंने कोई स्पेसिफिक टाइम t इक्वल टू 0 दिया और साथ में dp की इक्वेशन में लिख रहा हूं b a k एंड कॉस पूरा ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब जरा मतलब समझ लेना इसका क्या है। किसी पर्टिकुलर टाइम t इक्वल टू 0 पर, पर्टिकुलर टाइम t इक्वल टू 0 पर y और dp की क्या वैल्यूज होगी एट x इक्वल टू 0। एक स्पेसिफिक टाइम t इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर, मतलब t 0 और x 0, तो क्या मिलेगा y और क्या मिलेगा dp? Sir, y Y0 और sir y0 मिलेगा, DP b a मिलेगा। y0 मिलने का क्या मतलब हुआ कि ये जो सोर्स है ये अपने मीन पॉइंट पर, कि जो मॉलिक्यूल x इक्वल टू 0 पर है वो टाइम 0 पर अपने मीन पॉइंट पर है। yes sir. x इक्वल टू लैम्डा बाई 4 रखते और टाइम t इक्वल टू 0 रखते हैं, तो y कितना आएगा? 1. टाइम t इक्वल टू 0 और x बराबर लैम्डा बाई 4 और k इज 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा, और यहाँ लैम्डा बाई 4। y की वैल्यू क्या आ रही? y की वैल्यू माइनस ए, y माइनस ए, y डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसी टाइम t इक्वल टू 0 पर, उसी टाइम t इक्वल टू 0 पर जब x इक्वल टू 0 का मॉलिक्यूल अपने मीन पॉइंट पर है
तो उसी टाइम t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू λ/4 पर जो मॉलिक्यूल था -a नेगेटिव वो अपने मीन पॉइंट से -a पीछे चला गया होगा। मतलब यहां वाला मॉलिक्यूल -a डिस्टेंस पीछे है। x इक्वल टू λ/2 रख के बताओ सर 0 यहाँ 0। 0 So 0. मतलब कि ये मॉलिक्यूल भी अपने मीन पॉइंट पर 3 λ/4 रखेंगे जब यहाँ पर 3 λ/4 Sir, a और minus k A इक्वल है. प्लस ए आएगा। a मतलब कि ये मॉलिक्यूल अपने मीन पॉइंट से ए डिस्टेंस फॉरवर्ड है और लैम्डा वाला रखेंगे तो फिर 0 आएगा। Yes, sir. नोड और एंटी नहीं, नोड नहीं बनना, ट्रैवलिंग वेव है भाई, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो। अब इक्वेशन और डीपी कितना आ रहा है वो देखो। डीपी अगले 5 मिनट के लिए ना थोड़ा सा कुछ बोलना नहीं जब तक मैं ना कहूं आपसे। डीपी की वैल्यू x0 t0 BAK x0 t0 डीपी की वैल्यू BAK BAK मतलब कि यहां पर जो प्रेशर है इस पॉइंट का प्रेशर वो P0 प्लस BAK है, क्योंकि P0 पहले से ही था। Yes. x बराबर λ/4 और टाइम t बराबर 0। 0. So 0. टाइम t 0 और x की वैल्यू λ/4 यानी यहाँ π/2 आ जाएगा 0 और 0 So मतलब P0 कि हो इस जाएगा. पॉइंट पर यहाँ पर प्रेशर उतना ही है जितना कि वेव के एब्सेंस में था। यहाँ पर आते हैं λ/2 पर x बराबर λ/2 और यहाँ 2π/λ और t इक्वल टू 0। माइनस BAK BAK तो यहाँ पर प्रेशर रिड्यूस कर गया, मतलब यहाँ पर कंप्रेशन आ चुका है, सॉरी रेरेफैक्शन, यहाँ रेरेफैक्शन आ चुका है, यहाँ कंप्रेशन आ चुका है क्योंकि प्रेशर की वैल्यू बढ़ गई तो कंप्रेस हो गए होंगे और वो दिख नहीं रहा आपको। ये मॉलिक्यूल लेफ्ट साइड गया है तो इन दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस कम हो गया जिस वजह से यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा हो रही है। और इन 3 मॉलिक्यूल्स को देखो आप, क्या इनके बीच का सेपरेशन बढ़ नहीं गया, क्योंकि अब यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं और ये मॉलिक्यूल भी नहीं है, ये तो अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से ए डिस्टेंस आगे है और यहाँ वाला मॉलिक्यूल अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से ए डिस्टेंस पीछे है। तो क्या इस सेगमेंट में मॉलिक्यूलर सेपरेशन इंक्रीज नहीं कर गई? यस सर 2a यस सर जिस वजह से Yes. प्रेशर रिड्यूस कर गया यहाँ पर। यस सर मैं यहाँ पर डॉटेड लाइन से दिखा देता हूँ कि ये मॉलिक्यूल डिस्प्लेस्ड है, शिफ्टेड है, अभी ऑसिलेटरी मोशंस चल रहे हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। और जब यहाँ पर निकालेंगे 3 λ/4 पे 3 λ/4 0, यहाँ पर प्रेशर P0 है, प्रेशर 0 नहीं है, चेंज उसका चेंज 0 आ रहा है, यस मतलब Yes, प्रेशर sir. उतना ही होगा जितना पहले DP था। 0 है। हाँ, और यहाँ पर आओगे तो P0 प्लस BAK। ये सारी कहानी कौन से टाइम पर हुई है? T इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 पर। अब ये इक्वेशंस आप कैरी करोगे, मैं तो इरेज करने जा रहा हूं बट आपको ये इक्वेशंस कैरी करनी है और 3-4 डायग्राम्स होंगे हमारे। सर ये प्लस ए माइनस ए ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस है ना? हाँ जी सर एक डाउट है. बोलो। सर T इक्वल्स टू 0 पे जब सर पिस्टन या जो भी सोर्स है वो हिला नहीं है तो सर ये प्रेशर डिफरेंस क्यों आ रहा है? नहीं बच्चा, ऐसा नहीं होता है, हो सकता है कि ऑसिलेशन बहुत पहले से हो रही है और हमने जब नोटिस करना स्टार्ट किया उसको T इक्वल टू 0 बोलते हैं। ओके सर. T इक्वल टू 0 का मतलब स्टार्टिंग नहीं होता, T इक्वल टू 0 मतलब जब से हमने उस इवेंट को देखना स्टार्ट किया। ठीक है, मतलब Yes, जब से वेव स्टेटली बनने लग गई उसके बाद हमने नोटिस किया तब की बात हुई। बिल्कुल हाँ, मतलब पूरे मीडियम में वेव बन चुकी है और फिर हमने उसको अब स्टडी करना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो फर्स्ट डायग्राम T इक्वल टू 0। अब मैं डायग्राम ले रहा हूं T इक्वल टू π/2 ओमेगा पर और इक्वेशंस वही है मेरे पास, ध्यान देना ये इक्वेशन। मतलब जो y था वो मेरे पास ये था, इट वाज कैपिटल A इंटू
साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और फाई नॉट तो 0 हो गया, हमने फाई नॉट 0 लिया हुआ। अब बताओ एट डिफरेंट टाइम एट द सेम पॉइंट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 टाइम बराबर पाई बाई 2 ओमेगा, इसमें रखो पहले y में प्लस ए टाइम, हाँ टाइम पाई बाई 2 ओमेगा, लेकिन x की वैल्यू 0। तो नाउ ये जो मॉलिक्यूल आप देख रहे थे ना, ये मॉलिक्यूल, इसके लिए y की वैल्यू प्लस ए आ गई, मतलब कि ये अपने नॉर्मल पोजीशन से ए डिस्टेंस आगे आ गया। ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाले मॉलिक्यूल की बात करो जो x इक्वल टू लैम्डा बाई 4 पे था, सर 0 x इक्वल टू लैम्डा बाई 4 और t बराबर पाई बाई 2 ओमेगा, ये दोनों चीजें यहां रखो जरा। 0 टाइम की वैल्यू पाई बाई 2 0 ओमेगा 0, मतलब ये वाला मॉलिक्यूल अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ गया। ये वाला मॉलिक्यूल माइनस x बराबर लैम्डा बाई 2 और टाइम बराबर पाई बाई 2 ओमेगा माइनस ए माइनस ए, यानी ये पीछे चला गया, अपने पोजीशन से ए डिस्टेंस पीछे हो गया। यहां वाला मॉलिक्यूल 3 लैम्डा बाई 4 0 मेन पोजीशन 0, और ये मॉलिक्यूल ए आएगा। यस अब करस्पॉन्डिंगली प्रेशर की इक्वेशन देखो जरा, टाइम बराबर पाई बाई 2 ओमेगा और x बराबर 0, ये दोनों चीजें पाई बाई 2 ओमेगा और x बराबर 0, यहां पर पाई बाई 2 ओमेगा और x की वैल्यू 0, सर 0 आ रहा डीपी सर 0 आ रहा है डीपी। 0 नॉट सेकंड टर्म 0 आ रहा है, ये टर्म 0 आ रहा है। P नॉट हो जाएगा। नॉट है हाँ, सो नाउ द प्रेशर एट दिस पॉइंट इज P नॉट। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, बता रहा हूँ, अदरवाइज समझ नहीं आएगा और कोई भी बुक वाले समझाएंगे नहीं इसको। यहां पर प्रेशर P नॉट हो गया। इस मॉलिक्यूल पे चलते, पाई बराबर पाई बाई 2 ओमेगा टाइम और x बराबर लैम्डा बाई 4, पाई बाई 2 ओमेगा और यहाँ लैम्डा बाई 4। सर पी नॉट प्लस बी ए के प्रेशर होगा। के सो यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू हो रही है P नॉट प्लस बी ए के। अगले वाले पॉइंट पर क्या प्रेशर आएगा लैम्डा बाई 2 पर? नॉट P नॉट। अब आप रखते जाओ बताते जाओ उसके अगले वाले पॉइंट पर। पी नॉट माइनस बी ए के माइनस बी बी के P नॉट माइनस बी ए के एंड देन अगेन P नॉट। 0 P नॉट पी नॉट। So this is at time t equals to pi by 2 omega. Now, कंसिडर करते हैं पाई बाई ओमेगा को, अगेन x बराबर 0, पाई मतलब ओमेगा टी की वैल्यू पाई होगी, यहाँ पर पाई हो गया और x 0 हो गया, तो पहले y कितना आएगा? सर 0 मीन पोजीशन 0, मतलब ये मॉलिक्यूल वापस अपने मीन पॉइंट पर आ गया। और यहाँ वाला मॉलिक्यूल देखो लैम्डा बाई 4 वाला, चेक करो, टाइम की वैल्यू पाई बाई ओमेगा और x की वैल्यू लैम्डा बाई 4 और k की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा, सब कुछ करके क्या आ रहा आंसर? माइनस आराम से देखना, आराम से करिएगा। यहाँ पर पाई बाई ओमेगा मतलब यहाँ पाई 180 डिग्री हो जाएगा और यहाँ लैम्डा बाई 4 और k बराबर 2 पाई बाई लैम्डा। प्लस से प्लस से आ रही है प्लस आएगा। प्लस है मतलब कि ये मॉलिक्यूल ए डिस्टेंस राइट साइड आ गया, समझ पा रहे? ये ए आगे आ गया। यस यहाँ वाले पॉइंट के लिए करोगे लैम्डा बाई 2 और टाइम की वैल्यू पाई बाई 2 ओमेगा 0, मतलब ये अपने मीन पॉइंट पर आ गया। ये वाले पॉइंट के लिए माइनस करोगे से माइनस माइनस से ये ए डिस्टेंस लेफ्ट चला गया और ये वाले पॉइंट के लिए करोगे 0 तो आ जाएगा। और करस्पॉन्डिंगली प्रेशर एक बार चेक करते फिर से, पाई बाई ओमेगा रखना है और x को 0 रखना है, x 0 और टाइम की वैल्यू पाई बाई ओमेगा है यहाँ पर पाई और यहाँ पर 0 मतलब cos पाई पी नॉट माइनस बी ए माइनस, यानी यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू हो गई है P नॉट माइनस बी ए के। आप चेक करते जाना है, यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू P नॉट आएगी, यस इसके अगले पॉइंट पर चेक करते जाइए, प्रेशर P नॉट प्लस बी ए के, फिर P नॉट आ जाएगा एंड फिर P नॉट माइनस बी माइनस बी ए के आ जाएगा। और एक और टाइम दिखाएंगे ताकि आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए कि हुआ क्या है यहाँ पर, और वो टाइम लेंगे आप 3 पाई बाई 2 ओमेगा
एक्चुअली मैं एक पूरा ऑसिलेशन देखना चाह रहा हूँ कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन में क्या होता है। 3π/2 ओमेगा मतलब यहाँ पर 270 डिग्री हो जाएगा, 270 डिग्री। अब उसके बाद जब x को 0 पुट करेंगे तो साइन 270 डिग्री -a मतलब ये वाला मॉलिक्यूल a डिस्टेंस पीछे चला गया। यहां पर आप चेक करोगे 0 आ जाएगा, 0। यहां पर चेक करना +a आ जाएगा, करके देख लो आप अपने आप करके देखो ना, कभी बताना यार, मेरे से नहीं। यस यहाँ पर y 0 आ जाएगा और यहाँ पर y की वैल्यू -a आ जाएगी। एक बार वेरीफाई जरूर करना, तभी समझ आएगा। यस सर यही आ रहा है। ठीक है, और अब प्रेशर वाली इक्वेशन में यहाँ पर 270 हो गया, 270 डिग्री, और x को 0 पुट कर दो, P0, यानी यहाँ पर प्रेशर फिर से P0 हो गया। यहाँ चेक करना P0 + b -ba के होगा। हाँ बच्चा, करना जरूर, फिर बोलो, ईमानदारी से करिएगा, वरना पूरा पर्पस बिगड़ जाएगा मेरा। आप वैल्यूज अपने आप पुट करोगे, P0 आएगा, यहाँ P0 + ba P0 + + ba एंड देन P0। और इसके बाद एक डायग्राम और जो 2π/ω पे बनेगा, विच इज द एंड ऑफ वन ऑसिलेशन। 2 = 0 पे सेम ही बनेगा सर, 2 को यही डायग्राम आ जाएगा। अब इसको समझो क्या हुआ, इसको समझना होगा यार, क्योंकि अगर हम किसी भी एक मॉलिक्यूल के ऊपर अपनी नजर डाल दें, किसी भी एक मॉलिक्यूल पर उस पर अपने नजर डालो आप, लाइक इस मॉलिक्यूल पर, कोई भी मॉलिक्यूल, तो इस मॉलिक्यूल ने किस टाइप का मोशन किया है अगर आप ध्यान से देखोगे? SHM किया SHM हुआ। स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पॉइंट, सुनिएगा, स्टार्ट्स फ्रॉम द मीन पॉइंट, इट गोज a डिस्टेंस टू द लेफ्ट, कम बैक टू द मीन पॉइंट, goes a distance to the right, then and again mean point। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल किस टाइप से बिहेव कर रहा है, किस टाइप का मोशन कर रहा है अपनी पोजीशन पे? SHM ये मीन से स्टार्ट हुआ, ए डिस्टेंस गया, फिर इधर, मतलब ये ए डिस्टेंस का टू एंड फ्रो ऑसिलेशन हो रहा है। yes sir यहां पर भी यही हो रहा है। yes ये पहले ए डिस्टेंस आगे गया, फिर मीन पोजीशन पे आया, फिर ए डिस्टेंस पीछे गया, फिर वापस मीन पोजीशन पे आ गया। तो क्या जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके एवरेज पोजीशन चेंज हुई है? no sir हाँ, मतलब वो अलग अलग मूवमेंट देखोगे आप, अलग अलग मूवमेंट, तो वो अपने नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा सा आगे जाते हैं, लेकिन फिर वापस वहीं आ जाते हैं, फिर थोड़ा सा लेफ्ट जाते हैं, फिर वहीं आ जाते हैं। यही ऑसिलेशन है, यही ऑसिलेशन है कि आप अपनी पोजीशन पे रहते हुए, अपनी पोजीशन को मेंटेन करते हुए टू एंड फ्रो मोशन करते रहिए, मतलब इनकी एवरेज पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। yes sir हाँ, टेम्परली थोड़ा सा ये फॉरवर्ड गया, थोड़ा सा बैकवर्ड है, क्योंकि वो तो करना ही है, ऑसिलेटरी मोशन करना है, तो आप जिस पॉइंट पर होगे उससे टू एंड फ्रो तो करोगे ना आप, बट ओवरऑल आपकी एवरेज पोजीशन यानी कि एवरेज डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। Yes, sir. yes sir राइट। सो मॉलिक्यूल्स का ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट, अगर आप एवरेज डिस्प्लेसमेंट निकालोगे वो 0 है, yes sir लेकिन उनके ऑसिलेशन करने से हो क्या रहा है? आप किसी भी मॉलिक्यूल पर नजर डालिए, इनके टू एंड फ्रो मोशन करने से, यानी कि इनके सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन करने की वजह से हो क्या रहा है? इस स्पेसिफिक पॉइंट पर अलग अलग मूवमेंट, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर अलग अलग टाइम देखो आप, तो इसी स्पेसिफिक पॉइंट का प्रेशर P0 था, एट द सेम प्लेस प्रेशर ड्रॉप्स, P0 माइनस BA हो गया, एट द सेम प्लेस प्रेशर रीस्टोर हो गया, एट द सेम प्लेस प्रेशर इंक्रीज हो गया। मतलब मॉलिक्यूलर ऑसिलेशंस का रिजल्ट क्या आ रहा है आपको, कि मॉलिक्यूल्स के ऑसिलेट करने की वजह से जिस पोजीशन पे वो मॉलिक्यूल है, उस पोजीशन पे टाइम टू टाइम कभी प्रेशर की वैल्यू ज्यादा कम हो जाती है,
फिर कभी प्रेशर की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, और ये सब जगह हो रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी स्पेसिफिक टाइम पर कहीं पर प्रेशर इंक्रीज किया है और उसी टाइम पर किसी और प्लेस पर प्रेशर रिड्यूस हो गया है। ये हो सकता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर कहीं पर प्रेशर ज्यादा है, नॉर्मल से ज्यादा है, कहीं पर प्रेशर नॉर्मल वाला ही है, और कहीं पर प्रेशर नॉर्मल से लो है। ये हो सकता है। साथ में ये भी हो रहा है कि एक पर्टिकुलर प्लेस पर अलग अलग टाइम पर प्रेशर कभी ज्यादा होगा, कभी नॉर्मल होगा, कभी नॉर्मल से नीचे चला जाएगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा, फिर नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा। पैटर्न समझ में आ रहा है आपको यहाँ पर क्या हो रहा है? Yes, यस sir. सर Yes, अच्छा, sir. दो बातें सुनिएगा। दो बातें कौन सी? पहली, एट स्पेसिफिक मूवमेंट at different locations, specific time, different locations, the pressure is different. हो रहा है ये चीज? Yes, sir. एक स्पेसिफिक टाइम पर अलग अलग पॉइंट्स पर प्रेशर की अलग अलग वैल्यूज हैं। कहीं पर वो नॉर्मल से कुछ ज्यादा है और कहीं पर वो नॉर्मल से कुछ कम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस पॉइंट पर प्रेशर ड्रॉप कर गया अब वो वापस नॉर्मल कभी नहीं आएगा। अगर किसी पॉइंट पर प्रेशर ड्रॉप हुआ है तो उसी पॉइंट पर कुछ टाइम बाद प्रेशर नॉर्मलाइज भी हो, नॉर्मल हो जाएगा, और कुछ टाइम बाद इंक्रीज भी कर जाएगा, और कुछ टाइम बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा। मतलब कि हर पॉइंट पर प्रेशर वेरी कर रहा है। आप समझ लो, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, आपको समझ के पूछ लो जो पूछना है इसमें। सर मॉलिक्यूल्स के एसएचएम करने की वजह से हर पॉइंट पे एक्सेस प्रेशर चेंज हो रहा है थोड़ी देर में, लेकिन सर मॉलिक्यूल्स ऑसिलेट करना स्टार्ट भी तो शायद उस एक्सेस प्रेशर की वजह से हुए थे। हाँ, आप कह सकते हो कि दोनों कोरिलेटेड है। दोनों एक्चुअली देखो, इलास्टिसिटी में आपसे क्या कहा गया था कि जो गैसेस होती हैं वो अपने प्रेशर को तब चेंज करती हैं जब उनके एक्सटर्नल कंडीशंस बदल दो। आप याद करिएगा, स्ट्रेस हमेशा आउटसाइड से आता है, इनसाइड से नहीं आता। राइट? यस तो पिस्टन को ऑसिलेट करने की वजह से हमने इनके अंदर प्रेशर्स को डिस्टर्ब कर दिया, और प्रेशर के डिस्टर्बेंस होने की वजह से हर मॉलिक्यूल टू एंड फ्रो ऑसिलेशंस करना स्टार्ट कर दिया। यस सर। अभी ठीक है? Yes, sir. ठीक है। आप ये बात तो समझ रहे हो ना कि यार किसी भी पॉइंट पर प्रेशर की फिक्स वैल्यू नहीं है। एक स्पेसिफिक लोकेशन पर प्रेशर फिक्स नहीं है। नॉर्मल, लो, हाई, और एक स्पेसिफिक टाइम पर अलग अलग लोकेशंस पर भी प्रेशर सेम नहीं है। यस सर, ये थोड़ी अजीब है। ये थोड़ा अजीब सा है। एक पर्टिकुलर टाइम पर डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट प्रेशर, और एक ही प्लेस पर डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट प्रेशर। तो जहां पर P नॉट माइनस बी ए के है, दीज आर रेयर फ्रैक्शंस, और जहां पर P नॉट प्लस बी ए के है, दीज आर कंप्रेशन। मतलब वहां पर गैस मॉलिक्यूल कंप्रेस होंगे और यहां पर गैस मॉलिक्यूल एक्सपेंशन में होंगे, वॉल्यूम बढ़ा होगा यहां पर। अभी बदौरे कमेंट लिखा हुआ है कि किन पॉइंट्स पर प्रेशर की वैल्यू P नॉट प्लस बी ए के है या P नॉट माइनस बी ए के है। मतलब सबसे ज्यादा, सबसे हाई प्रेशर कहां पे है और सबसे लो प्रेशर जो आ रहा है वो कहां पे आ रहा है। देखो, हाईएस्ट या लोवेस्ट, हाईएस्ट या लोवेस्ट प्रेशर्स उन पॉइंट्स पर है जहां पर मॉलिक्यूल अपने अपने मीन पॉइंट्स पर है। आप नोटिस करिएगा, Yes, sir. जब भी मॉलिक्यूल अपने मीन पॉइंट पर है तो या तो प्रेशर हाई है या प्रेशर लो है, और जब भी वो मॉलिक्यूल अपने एक्सट्रीम पॉइंट पर है
प्रेशर नॉर्मल हो रहा है। नॉर्मल प्रेशर तब आता है जब मॉलिक्यूल अपने एक्सट्रीम एंड्स पे है, और लोएस्ट या हाईएस्ट प्रेशर, इसमें से किसी भी मॉलिक्यूल पर नजर डाल दो आप, किसी भी मॉलिक्यूल पर, किसी भी मॉलिक्यूल पर नजर डाल दो आप, इसमें से हाईएस्ट और लोएस्ट प्रेशर उन्हीं पॉइंट्स पर मिलेंगे जहां पर मीन पोजीशंस है हमारी। हो रहा है ये चीज? यस सर, ऐसा इसलिए क्योंकि सर वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से मूव, राइट, इसलिए वहां बिल्कुल कह सकते हो। और दूसरी बड़ी बात जो हम मैथमेटिकली बोलना चाहेंगे वो ये कि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में और प्रेशर की इक्वेशन में एक में साइन है और एक में कॉस है। Yes, तो sir. जब साइन का फंक्शन 0 होगा, साइन की वैल्यू 0 होगी, यानी कि y 0 होगा, यानी कि मॉलिक्यूल अपने मीन पॉइंट पर होगा। When sin function is 0, displacement is 0, molecules are at their normal mean positions, and when sin is 0, naturally cos is either +1 or -1. तो इसको वेव के लैंग्वेज में ये कहा जाता है कि इन दोनों में एक फेज डिफरेंस है, इन दो इक्वेशंस में एक फेज डिफरेंस है, दैट इज इक्वल टू द 90 डिग्री, अ फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। कि जब एक 0 हो रहा है तो दूसरा मैक्सिमम हो रहा है, और जब यहां मैक्सिमम वैल्यू आ रही है तो यहां पर 0 आ रही है। और जी पूछो। तो ये जो सारे हमने प्रेशर्स लिखे हैं, ये हर समय मॉलिक्यूल पॉइंट के ही लिखे हैं ना हमने? मतलब प्रेशर एट स्पेसिफिक लोकेशन, लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू सोर्स ना सर? ऑब्वियसली ये जो एक्स होता है ये फ्रॉम द सोर्स होते हैं। तो सर अगर हमें जहाँ पे मॉलिक्यूल जा रहा है, फॉर एग्जांपल जब वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे है, उस टाइम पे उस मॉलिक्यूल पे क्या प्रेशर लग रहा होगा, वो निकालना है। तो देखिए, जब ये मॉलिक्यूल अपने एक्सट्रीम पॉइंट पर हैं तो इनकी पोजीशन सोर्स से क्या हो जाएगी, यहाँ पर सोर्स से ये कितने डिस्टेंस पे हैं? सब प्लस है या माइनस? λ/2 माइनस है। λ/2 माइनस है। λ/2 प्लस माइनस हाँ, है। तो आप यहाँ पर x की वैल्यू λ/2 माइनस ए रखिए, x बराबर λ/2 माइनस ए। जो भी यहाँ पर आंसर आएगा वो इस समय प्रेशर यहाँ लग रहा होगा। ओके सर। बस इस पैटर्न को माइंड में रखना है, इस पैटर्न को, दैट किसी स्पेसिफिक टाइम पर डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट प्रेशर, और किसी पर्टिकुलर प्लेस पर डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट प्रेशर, ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। सर इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि जब वो -a से जब सब पार्टिकल लौटता है मीन पे, तब उसका सब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और जब +a से लौट रहा है तो उसका प्रेशर डिक्रीज होता है। सर इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है? बिल्कुल बिल्कुल है। देखिए, देखो ये मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है। हाँ वो भी है, हाँ डिस्टेंस कम हो रहा है, ये बिल्कुल सही बात है, परफेक्ट है। देखो ये सारे मॉलिक्यूल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, एसएचएम कर रहे हैं सारे। यस सर। चलिए, फ्लूइड मैकेनिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स जहां पर लिक्विड और गैसेस की बात करते हो, एक कंसेप्ट डिस्कस हुआ था लिक्विड के केसेस में कि अगर आप किसी लिक्विड को हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर दें तो एक्सेलरेशन की वजह से प्रेशर वेरिएशन होते हैं। यस सर। यस सर। और अगर मैं इसमें 2 पॉइंट चूज कर लूं, पॉइंट 1 और पॉइंट 2, तो कहां पर प्रेशर ज्यादा होगा? पॉइंट 1 पे और पॉइंट 2 पे। पक्का ना? यस सर, पक्का। यस सर। मतलब आप ये कहते हो कि एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होती है। यस सर। ठीक है, तो और एसएचएम में क्या बोलते हो कि अगर कहीं पर एसएचएम होगा तो कोई पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से अगर लेफ्ट साइड है, अगर कोई पार्टिकल अपने मीन की लेफ्ट साइड होगा तो एक्सेलरेशन राइट हैंड साइड है, उसका एक्सेलरेशन मीन पॉइंट की तरफ होगा।
राइट साइड। और अगर पार्टिकल अपने मीन पॉइंट के राइट साइड पर है तो एक्सेलरेशन लेफ्ट हो जाएगा। इन दोनों कंसेप्ट को मिलाओ जरा, इन दो कंसेप्ट को कंबाइंड फॉर्म में देखना। लैम्डा बाय 4 का मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल देखें, ये लैम्डा बाय 4 के मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल की बात कर लीजिए आप, किसी भी मॉलिक्यूल की बात कर लीजिए। एक पिक्चर को आप ये देखो, एक पिक्चर ये देखना, ये वाला मॉलिक्यूल राइट साइड है, मतलब ये मॉलिक्यूल आगे शिफ्ट हो गया और ये वाला मॉलिक्यूल भी लेफ्ट शिफ्ट कर गया, तो क्या ये सैंडविच नहीं हो गया? ये मॉलिक्यूल सैंडविच फॉर्म में नहीं आ गया? इसकी नेबरहुड में जो दो मॉलिक्यूल थे, ध्यान दीजिएगा, इस मॉलिक्यूल की नेबरहुड के दोनों मॉलिक्यूल्स, मतलब इसके पड़ोसी, इस मॉलिक्यूल के पड़ोसी जो है, वो दोनों पड़ोसी इसी की तरफ आ रहे हैं। जो मॉलिक्यूल यहां पर है, इसके राइट साइड वाला मॉलिक्यूल और इसके लेफ्ट साइड वाला मॉलिक्यूल, दोनों क्या इसी की तरफ नहीं अप्रोच कर रहे हैं? दोनों इसकी तरफ नहीं आ रहे हैं? तो यहाँ पर मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा कंप्रेस हो रहे हैं, मतलब ये मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा सैंडविच के फॉर्म में होगा। इधर वाला मॉलिक्यूल भी दबा रहा है इसको, इधर वाला मॉलिक्यूल भी इसको दबा रहा है, तो सबसे ज्यादा दबेगा, सबसे ज्यादा कंप्रेस यहाँ पर होगा। और सर उसके ऑल्टरनेट में देखेंगे सबसे कम वो दबेगा। हाँ, और दूसरी बात, अब यहाँ पर एक्सेलरेशन किधर होना चाहिए? जब आप मेन पॉइंट के लेफ्ट साइड हो तो यहाँ एक्सेलरेशन किधर होगा? राइट साइड। तो प्रेशर किधर ज्यादा होना चाहिए? सर हाई प्रेशर टू लो side प्रेशर, लेफ्ट साइड ज्यादा होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड। इसीलिए ज्यादा है। और यहाँ देखिए, ये मेन पोजीशन के राइट साइड है, तो यहाँ एक्सेलरेशन लेफ्ट है, लेफ्ट साइड होगा। तो दोनों ही कंडीशंस में प्रेशर तो यहीं पे ज्यादा आएगा ना। यस सर। सर मतलब ये सर बेसिकली दोनों तरफ से दबा रहे हैं हम, ऐसा नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है। सर जो सबसे नीचे वाली, सुनिए, बेचारा ये मॉलिक्यूल अपने मीन पोजीशन पे और इसके पड़ोसी जो थे वो अपनी अपनी मीन पोजीशन को छोड़ करके इसकी तरफ भाग रहे। ये तो जहां पर होना चाहिए था वही है, बाकी के दोनों इसकी तरफ आ गए। ये तो कुछ वैसा ही हो गया कि एक डेस्क पे 3 लोग बैठे, बीच वाला बंदा बिल्कुल बेचारा कुछ नहीं कर रहा, सीधा साधा, और साइड वाले दोनों उसको दबाए अपनी तरफ से। आ रही है कहानी समझ में? यस सर। यस सर। हाँ। Yes. और यहाँ वाले मॉलिक्यूल को देखो, ये अपने मेन पॉइंट पर, इसकी नेबरहुड के दोनों मॉलिक्यूल को देखिए, इसके पड़ोसी देखो आप, इसका पड़ोसी यहां पर और इसका पड़ोसी यहां पर। इधर वाला पड़ोसी इससे दूर चला गया, नाराज हो गया इससे नाराज होकर के पड़ोसी इससे दूर हो गया, और इसी से नाराज होकर के ये वाला पड़ोसी भी दूर चला गया। यहां पर क्या बन जाएगा? कंप्रेशन या रेरफैक्शन? रेयरफैक्शन। सर रेयरफैक्शन पॉइंट पे होगा कि इस पूरे सेगमेंट में होगा? रेरफैक्शन और कंप्रेशन एक जोन होते हैं, पूरे जोन होते हैं, ये पॉइंट्स नहीं होते। ये जो पॉइंट हम कह रहे हैं ये रेरफैक्शन का सेंटर पॉइंट है। दिस कंप्लीट जोन विल बी रेरफैक्शन। दिस कंप्लीट लेंथ फ्रॉम P0 टू P0, क्योंकि ध्यान दीजिएगा यहां पर प्रेशर की वैल्यू क्या है? तो P0 यहां पर P0 है सर। अच्छा, अब सुनना एक बार, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ध्यान से देखना, ओमेगा टी माइनस के एक्स, कोई भी एक पॉइंट, कोई भी एक टाइम उठा लो, कोई भी चीज उठा लो। सपोज मैंने टाइम बराबर π/2 ओमेगा ले लिया, टाइम इक्वल टू π/2 ओमेगा, तो टाइम इक्वल टू π/2 ओमेगा, मतलब यहां पर मेरे पास π/2 आ जाएगा। ध्यान रखना, मैं अब एक स्पेसिफिक टाइम बता रहा हूं, π/2 ओमेगा, तो यहां पर मेरे पास ओमेगा टी की जगह π/2 हो गया, और k 2π/λ है, तो -2π/λ और इंटू एक्स। अब आप मुझे सिर्फ ये बताओ, x 0 रखने पर यहाँ क्या आंसर आएगा? अगर मैं x को 0 पुट करूंगा तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? 0। ये पूरा टर्म कितना आएगा? ये पूरे टर्म की वैल्यू 0 π/2। अगर आप x को 0 पुट कर रहे तो
Yes, sir. लैम्डा बाई 4 पुट करें तो x बराबर लैम्डा बाई 4 0 लैम्डा बाई 2 पुट करें तो -π/2 अब आप बताओ, इसका मतलब ये हुआ कि इस स्पेसिफिक टाइम पर x इक्वल टू 0 से लेकर के और x इक्वल टू लैम्डा बाई 2 तक, इस स्पेसिफिक टाइम पर x इक्वल टू 0 से लेकर के और x बराबर लैम्डा बाई 2 तक cos के आगे वाला टर्म -π/2 से +π/2 के बीच में है। ट्रिग्नोमेट्री में इस इंटरवल में cos की वैल्यू पॉजिटिव आती है कि नेगेटिव आती है? सर पॉजिटिव पॉजिटिव आती है सर। इसका मतलब इस पूरे इंटरवल के लिए प्रेशर जो होगा वो P0 से ज्यादा ही आएगा, क्योंकि अगर ये टर्म पॉजिटिव आ रहा है तो P0 में कुछ ऐड ही तो होगा। Yes, sir. मतलब इस पूरे लेंथ में प्रेशर की वैल्यू P0 से ज्यादा होगी, लेकिन कितनी ज्यादा होगी ये तो डिपेंड करेगा x की एग्जैक्ट वैल्यू पर। मतलब कि यहां पर प्रेशर की वैल्यू P0 प्लस BAK है, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में अगर कोई पॉइंट होता, लैम्डा बाई 4 और लैम्डा बाई 2 के बीच में अगर कोई पॉइंट होता तो वहां का प्रेशर भी P0 से ज्यादा होता, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता जितना यहां पर है। यस सर। मतलब यहां पर भी प्रेशर P0 प्लस समथिंग होगा, बट वो समथिंग BAK से कम होगा कुछ। नहीं है बात समझ में आली? आ गई सर। यस सर आ गए। यस सर। और अगला लेंथ देखो जरा, लैम्डा बाई 2 के बाद 3 लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4 पर ये पूरे टर्म की वैल्यू, फिर यहां पर 3 लैम्डा बाई 4 रखे सर -π और -π। वो कॉस के नेगेटिव वैल्यूज होने लगेंगी। यस सर, नेगेटिव वैल्यू। राइट। सो कंप्रेसर एक पॉइंट पर नहीं है, कंप्रेसर इज अ लेंथ, एंड कितनी लेंथ है वो? लैम्डा बाई 2। कंप्रेशन की लेंथ लैम्डा बाई 2 होती है, रेरफैक्शन की लेंथ लैम्डा बाई 2 होती है, और एक कंप्रेशन और एक रेरफैक्शन मिल करके एक वेव कंप्लीट होती है। यस सर। यस सर। चलिए, सो रिव्यू क्लियर हुआ? तुम्हारा डाउट है अभी? यस सर सर हम्म। एक बात है सर कि किसी भी टाइम पे हम लोग सर हरकत तो एक जगह करते हैं, मतलब पिस्टन हरकत एक जगह करता है, तो प्रेशर हर जगह अलग अलग सर, मतलब पॉसिबल थोड़ा कम लगता है सर। ये कैसे होता है समझ नहीं आता। बच्चा, तभी तो वेव का कंसेप्ट है, इसीलिए तो वेव का डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें स्पेस और टाइम दोनों के फंक्शंस आ रहे हैं। तभी तो मैं कह रहा हूँ, मैं तो खुद एग्री कर रहा हूँ कि ये इंट्यूशंस के बेसिस पर समझ नहीं आता कि यार ये, मतलब उतनी बेटर फीलिंग नहीं आती मेरे को कि ऐसा क्यों हुआ सब। यस सर। तो बच्चा वो वेव दिखा के ही कर सकते हैं, स्ट्रिंग वाली वेव तो दिखाई थी आपको, लेकिन अब साउंड की वेव दिखा नहीं सकते। तो उसका भी ढूंढ लेंगे कोई ना कोई वेबसाइट। हाँ मिल जाएगा। चले इसको हटाएं बच्चे, ये समझ में आया आपको? सर क्या ये जनरली कह सकते हैं कि जोन ऑफ कंप्रेशन x बराबर 0 से x बराबर लैम्डा बाई 2 तक होता है? नहीं, ये नहीं कह सकते कंप्रेशन ना, वो डिपेंड करता है वेव की इक्वेशंस पे। मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो वो तो फाइन नॉट पे डिपेंड करेगा। राइट, बिल्कुल सही। और सर x इक्वल टू 0 कहाँ मानते हैं उस पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि हमने ये सारे इक्वेशंस फाई नॉट इक्वल टू 0 लेके की है। देखो, 2-3 बातें आपको क्लियर करें। डिस्प्लेसमेंट वेव को हम लोग y की इक्वेशन से लिख रहे थे, विच वाज a sin ओमेगा t माइनस kx एंड प्लस फाई नॉट। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेव था। और प्रेशर वेव की जब इक्वेशन लिखने की बात आई, तो प्रेशर वेव इज इक्वल टू, प्रेशर वेव का मतलब dp, दैट वाज BAK cos ओमेगा t माइनस kx एंड प्लस फाई नॉट। ये आपका जनरलाइज
यस सर। ठीक, हम लोगों ने जो अभी अभी पढ़ा है ना वो फाई नॉट 0 था। यस चलिए एक काम आपको समझाता हूं, अब मैं ग्राफिकली समझाऊंगा। लेट्स से फाई नॉट बराबर पाई बाई 2, कैसा ग्राफ आएगा बताओ? अगर हम फाई नॉट को पाई बाई 2 ले तो y और x के बीच में ग्राफ एट सम टाइम t इक्वल टू 0 क्या बनेगा देखो। तो यहां पर पाई बाई 2 और यहां पर 0 0 पाई बाई 2 और माइनस के एक्स क्या बन जाएगा? कॉस का ग्राफ। कॉस का ग्राफ। तो कॉस का ग्राफ बना लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू प्लस ए और लोवेस्ट वैल्यू माइनस ए, और ये पूरा एक वेवलेंथ हो जाएगा। यहाँ तक जब पूरा एक ग्राफ कंप्लीट होगा तो एक वेवलेंथ हो जाएगी। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है आपको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। लेकिन अब देखो जरा, जो प्रेशर चेंज होगा उसका ग्राफ कैसा होगा, मतलब डीपी चेंज ऑफ प्रेशर का ग्राफ। तो फिर से करते हैं एक बार, फाई नॉट साइन का ग्राफ, साइन का ग्राफ आ जाएगा। तो वहाँ साइन का ग्राफ आएगा। फाई नॉट 90 राइट, और यह 0, तो ये 90 माइनस के एक्स, बट बाहर कॉस है, कॉस 90 माइनस के एक्स बिकम साइन के एक्स, साइन का ग्राफ आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो ग्राफ है वो साइन फंक्शंस का है। अब यहां पर पॉजिटिव में वैल्यू है, यहां पर नेगेटिव वैल्यू है, तो डीपी का ग्राफ जहां पर पॉजिटिव है, डीपी का ग्राफ जहां पर भी पॉजिटिव आपको दिख रहा है, ये पूरा जोन हमारा है, ये पूरी जोन कंप्रेशन है। और डीपी का ग्राफ जहां नेगेटिव है, ये पूरा पूरा जोन हमारे लिए रेरफैक्शन, कंप्रेशन एंड रेरफैक्शन से। ग्राफ से तभी थोड़ी बहुत फील आती है। बच्चा वही बात है ना, ग्राफ मैथ्स है ना थोड़ी। तो सिंपल सा रूल है कि डीपी जहां पॉजिटिव है वो कंप्रेशन है, और इस पॉजिटिव में सबसे ज्यादा पॉजिटिव कहां पर हुआ, मतलब डीपी जो पॉजिटिव है उस पॉजिटिव का पीक पॉइंट कहां पर है? जब लैम्डा बाय 4। यस सर, लैम्डा बाय बी ए के। दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ कंप्रेशन, सीओसी। सीओसी मतलब सेंटर ऑफ कंप्रेशन। कंप्रेशन इज अ लेंथ जिसका सेंटर पॉइंट वो होगा जहां पर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, और ये पॉइंट सेंटर ऑफ रेरफैक्शन, COR। उम्मीद करें कि कुछ समझ में आया है। क्लियर है सर। यस सर, आ गया। रुक जाइए। ठीक है, ठीक है सर। ये सीओसी और COR जरूरी नहीं है ना कि सर लैम्डा बाई 4 हो या कुछ हो ऐसा, वो तो नहीं फेज बच्चा, होगा वो ना तो लैम्डा। अभी ये फाई नॉट की वैल्यू पे फाई डिपेंड नॉट पे करेगा। डिपेंड तो करेगा। फाई नॉट की कोई और वैल्यू पे कुछ और हो जाएंगे। हाँ, तो मतलब बदल टोटल सकता है। फेज होता है वो पाई बाई 2। अब यहाँ पर 3 पाई बाई 2 लो सब बदल जाएगा। यस 3 पाई बाई 2 लो सब बदल जाएगा। बट ये चीज क्लियर है ना, सेंटर ऑफ कंप्रेशन वहीं पे है जहां पर y 0 है। देखो ना, जिस पॉइंट पर y 0 है उसी के नीचे तो सेंटर ऑफ कंप्रेशन आ रहा है। यस सर। जहां y 0 है वहीं सेंटर ऑफ रेरफैक्शन भी है। यस सर। इन कंप्रेशन और रेरफैक्शन के सेंटर्स उन्हीं पॉइंट्स पर होंगे जिन पॉइंट्स पर y की वैल्यूज 0 होंगी। और ये हम उससे भी कह सकते थे यार, अभी जो हमारे एक रिलेशन आया था यार, तो बल्क मॉडुलस वाला, बल्क मॉडुलस का रिलेशन, तो बल्क मॉडुलस का रिलेशन था माइनस ऑफ डीपी अपॉन डीवी अपॉन वी, और ड्यूरिंग डेरिवेशन आपको ये भी बताया गया था कि डीवी बाई वी जो था वो dy बाई dx था। यस सर। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि जो डीपी आएगा वो माइनस बी टाइम्स dy अपॉन dx होगा। यस सर। ठीक है बच्चा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके रिवीजन नोट्स में होना चाहिए। डीपी बराबर माइनस बी dy बाई dx। सब देखो, dy बाई dx स्लोप है,
तो जहां पर नेगेटिव स्लोप आएगी, जहां पर भी नेगेटिव स्लोप होगी, प्रेशर पॉजिटिव, एक माइनस पहले से है और स्लोप नेगेटिव आने का मतलब माइनस माइनस प्लस, वहां पर डीपी पॉजिटिव होगा। इस पूरे ग्राफ में नेगेटिव स्लोप कहां पर देखिए, प्लस ए टू 0, यहां पर, हाँ यहां पर नेगेटिव स्लोप है, यहां पर नेगेटिव स्लोप है, बस यहां पर पॉजिटिव स्लोप है और यहां पर पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप में रेयरफैक्शन बनेगा, नेगेटिव स्लोप में कंप्रेशन बनेगा। क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, थैंक यू। तो अब एक क्वेश्चन पूछते हैं, इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं जो जस्ट ग्राफ के ऊपर होते हैं। क्वेश्चंस जो ग्राफ के ऊपर बनते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। आपको सिर्फ एक ग्राफ दिया जाएगा, सपोज y और x के बीच में, और वो ग्राफ कुछ ऐसे है, मान लीजिए ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट और ये E पॉइंट। आप इसमें बताओगे कंप्रेशन जोन कहां पर है? सर CDE वाला होगा, A to B तक है और D to E तक। कंप्रेशन जोन मतलब नेगेटिव स्लोप। यस सर, A to B और D A to to E। B and D to E। A to B D to E। तो AB कंप्रेशन जोन है और DE कंप्रेशन जोन है, क्योंकि यहां पर नेगेटिव स्लोप है। और पॉजिटिव स्लोप जहां पे है वो रेयर फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस B to C, इनफैक्ट पूरा BCD है। यस। So which point is center of compression now? Center of error fraction. Which point is center of error fraction? C। सर D। C, BCD पूरा error fraction है, तो उसका सेंटर पॉइंट C सर। C वाला सर। ध्यान देना, सेंटर ऑफ error fraction और सेंटर ऑफ कंप्रेशन हमेशा y इक्वल टू 0 वाले पॉइंट्स होते हैं। और y इक्वल टू 0 कहां पर है? तो y इक्वल टू 0 पॉइंट C पर है, y इक्वल टू 0 E पर है और y इक्वल टू 0 A पर है। यस तो या तो ये सेंटर ऑफ कंप्रेशन है या सेंटर ऑफ एरर फ्रैक्शन है। अब उसके आगे और कंफर्म करने के लिए स्लोप देखो, पॉइंट A पर पॉजिटिव स्लोप है या नेगेटिव स्लोप? नेगेटिव। तो ये कंप्रेशन है, कंप्रेशन हुआ ये। तो ये पॉइंट सेंटर ऑफ कंप्रेशन है। ये पॉइंट देखिए, जहां y 0 है वहीं पर सेंटर ऑफ कंप्रेशन या सेंटर ऑफ एरर फ्रैक्शन होंगे। इनको डिफरेंशिएट किया जाता है स्लोप के बेसिस पे। y यहां भी 0 है और y यहां भी 0 है, बट यहां पर नेगेटिव स्लोप है और यहां पर पॉजिटिव स्लोप है। तो नेगेटिव स्लोप पर सेंटर ऑफ कंप्रेशन और पॉजिटिव स्लोप पर सेंटर ऑफ एरर फ्रैक्शन। जिसका मतलब ये हुआ कि यहां वाले पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू नॉर्मल प्रेशर प्लस BA के होगा, नॉर्मल प्रेशर माइनस BA के, और यहां वाले पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो नॉर्मल प्रेशर प्लस BA के होगा। और इनके बीच में जो और पॉइंट रिपीट नहीं करेगा। है जी बच्चा, तो सेंटर ऑफ कंप्रेशन ई पे रिपीट नहीं करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा। हाँ, वो भी है सेंटर ऑफ कंप्रेशन। इसका मतलब यहां पर प्रेशर हाईएस्ट है, यहां पर प्रेशर लोवेस्ट है। इसका मतलब इस पूरे सेगमेंट में प्रेशर वेरिएबल रहा होगा। यस सर। यस सर। मतलब B पे नॉर्मल होगा। राइट सर। यस सर। B पॉइंट पर नॉर्मल प्रेशर P0 होगा। अब बच्चा हो गया, काफी हो गया इसमें मेरे ख्याल से। यस सर, बहुत क्लियर। ठीक है, तो बस एक फॉर्मूला इसमें कंप्लीट करना था और वो कंप्लीट कर दें या प्रोसीड कर दें आगे? जल्दी से बताएं, 5 मिनट का समय लगेगा और 5 मिनट। ठीक है, तो इसके बाद बस कुछ करना नहीं है, वो ऑलरेडी स्ट्रिंग में किया हुआ है। ये जो BAK है इसको फिलहाल हम डेल्टा PM से डिनोट कर रहे हैं, विच मीन्स द मैक्सिमम चेंज ऑफ प्रेशर। और हम सिर्फ एक काम करने जा रहे हैं, इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला था
इंटेंसिटी ऑफ वेव या पावर ऑफ द वेव। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हाफ रो हाफ वी पी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पर इसको अगर आप चाहो तो साउंड के केस में हाफ रो वी और एम्पलीट्यूड को रिप्लेस कर सकते हैं डेल्टा पी मैक्सिमम अपॉन बी इंटू के से। इससे यस सर। ठीक, उसका स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, बस इतना बताना आपको। इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव, बिकॉज साउंड को प्रेशर के फॉर्म में पढ़ा जाता है, तो साउंड वेव की इंटेंसिटी भी प्रेशर के फॉर्म में बताई जाती है। हालांकि ये भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि गलत है, ये फॉर्मूला गलत नहीं है, बट इसमें डिस्प्लेसमेंट की हाईएस्ट वैल्यू लिखी गई है और यहाँ प्रेशर की हाईएस्ट वैल्यू लिखी गई है। तो क्योंकि न्यूमेरिकल इसके ऊपर ज्यादा आते हैं, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये रिलेशन यूज करके इंटेंसिटी का अपना फॉर्मूला बना लेना है। और एक और बात बताए, जो स्पीड होती है साउंड वेव की, स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस, जैसे स्ट्रिंग में आप फॉर्मूला क्या पढ़ते थे? स्ट्रिंग में तो स्पीड का फॉर्मूला था रूट बाय म्यू। तो उसकी जगह यहां पर हमें फॉर्मूला लिखने विच इज रूट ऑफ बल्क मॉडुलस बी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द गैस। ये दो तीन फॉर्मूले ऐड कर लो इसमें आप। स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस इज रूट ऑफ बल्क। इसे न्यूमेरिकल करने में फायदा होता है किसी। कभी कभी क्या होता है कि वो बल्क मॉडुलस नहीं देंगे आपको, या कभी कभी डेंसिटी नहीं देंगे, स्पीड दे देंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस अरेंज करने होते हैं न्यूमेरिकल्स करने के लिए। रूट ऑफ बी बाय रूट, ये भी विदाउट प्रूफ है, इसका प्रूफ अगली क्लास में देखेंगे भी। स्पीड ऑफ साउंड इन द गैसेस रूट बल्क मॉडुलस बाय डेंसिटी। और बल्क मॉडुलस की जो वैल्यू है, बल्क मॉडुलस, वो इस तरीके से डिफाइंड है इलास्टिसिटी में। एक बार फिर से देखना, इलास्टिसिटी में बल्क मॉडुलस इज माइनस वी टाइम्स डीपी डिवाइडेड बाय डीवी। दिस इज बल्क मॉडुलस। एक्चुअली डीवी अपॉन वी होता है, वी को ऊपर ले गए। ये फॉर्मूला समझ पा रहे हो? यस सर। Yes, sir. राइट। अब हुआ क्या, एज यूजुअल न्यूटन, जिनको हर चैप्टर में कुछ ना कुछ बोलने की आदत है, न्यूटन लॉ ऑफ गैसेस, तो यहां भी बोल गए, वो यहां पर भी जरूरत से ज्यादा बोल गए। न्यूटन ने ये कहा कि जो साउंड जब वेव के साउंड जब एज अ वेव किसी गैस से प्रोपोगेट होती है, तो उस गैस में जो प्रेशर चेंज होता है और जो वॉल्यूम चेंज होता है, आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है अभी कि प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होने के कई सारे प्रोसेस होते हैं, लाइक आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना? यस सर। तो न्यूटन ने सजेस्ट किया कि यहाँ पे जो प्रेशर चेंज हो रहा है और जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, उसका प्रोसेस आइसोथर्मल है। ये न्यूटन की स्टेटमेंट थी कि यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू बदल रहे। और अगर ऐसा है तो P इंटू वी कॉन्स्टेंट होना चाहिए फिर तो। अगर प्रेशर वॉल्यूम का चेंज आइसोथर्मल तरीके से हो रहा है, जहां टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो पीवी बॉयल्स तो लगेगा यहाँ पर। यस सर। और इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रेशर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ द वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ प्रेशर शुड बी 0। राइट हैंड साइड 0 है। तो यहां से V इंटू dP अपॉन dV विथ अ माइनस साइन, ये कैपिटल P आ जाएगा इस इक्वेशन से। यस सर। और यही चीज बल्क मॉडुलस भी है। यस सर। मतलब न्यूटन ने ये कहा कि जो बल्क मॉडुलस है वो प्रेशर के बराबर होता है, क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है। और न्यूटन बड़े आदमी थे उस टाइम पर, वो बहुत बड़े आदमी थे, तो साइंटिस्टों ने उनकी बात को बिना किसी आर्ग्यूमेंट के मान लिया विद ड्यू रिस्पेक्ट कि ठीक है, जो आप कह रहे हो वो सही कह रहे होगे। मान लिया प्रोसेस आइसोथर्मल है,
तो फिर बल्क मॉडुलस की वैल्यू प्रेशर के बराबर है, और इस हिसाब से स्पीड ऑफ साउंड जो कि रूट ऑफ बी बाय रो है, वो रूट ऑफ प्रेशर बाय डेंसिटी होना चाहिए, बिकॉज अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू प्रेशर के बराबर है, और प्रेशर बाय डेंसिटी को आइडियल गैस इक्वेशन में R इंटू टी अपॉन मोलर मास कहा गया है। प्रेशर बाय डेंसिटी इज RT बाय द मोलर मास। यस सर। ठीक, ये सब कुछ न्यूटन के हिसाब से चल रहा था। किसी एक साइंटिस्ट को वो पसंद नहीं थे, मतलब उनको लग गया कि न्यूटन यहाँ पर कुछ गोलमाल कर रहे हैं, तो उन्होंने इनके फॉर्मूले को लेबोरेटरी में चैलेंज कर दिया, कह कि चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। और इस फॉर्मूले पर जब एक्सपेरिमेंट करके साउंड की स्पीड देखी गई तो वो आ गई अराउंड, मतलब फॉर्मूले से जो आंसर आया, फॉर्मूले से वो आया अराउंड 280 मीटर पर सेकेंड, और एक्सपेरिमेंट करने पर जो आंसर आया वो आया 332 मीटर पर सेकेंड। न्यूटन की हो गई बेइज्जती, पहली बार बेइज्जती हुई थी कि उनका सजेस्ट किया हुआ फॉर्मूला जो आंसर दे रहा है वो एक्सपेरिमेंट से कहीं भी मैच नहीं कर रहा। तो फर्स्ट टाइम न्यूटन सजेशंस और न्यूटन थ्योरी फेल्ड कह सकते हो आप, एक्सपेरिमेंटली फेल कर गई। कोई बात नहीं भाई, फेलियर सबके लाइफ में आते हैं। न्यूटन तो बड़ा आदमी, तो जब न्यूटन की लाइफ में फेलियर है तो हमारी लाइफ में जा सकते, कौन सी बड़ी बात है। और जिस आदमी ने उनको चैलेंज किया वो थे लैप्लेस। तो उन्होंने क्या किया, उनको चैलेंज किया, बोले कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है। इन्होंने कहा कि ये जो प्रोसेस है ये एडियाबैटिक है। प्रोसेस एडियाबैटिक है, आइसोथर्मल नहीं है। और इन्होंने कहा कि एडियाबैटिक की एक इक्वेशन होती है, एडियाबैटिक प्रोसेस की जो इक्वेशन होती है वो होती है P V और कुछ पावर होती है गामा इस कांस्टेंट। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रेशर P V टू दी पावर गामा का डिफरेंशिएशन वो होगा गामा इंटू V टू दी पावर गामा -1 इंटू dV और प्लस V टू दी पावर गामा and differentiation of the pressure dP equal to 0। और इसको जब सिंप्लीफाई किया इन्होंने तो -V dP by dV सिंप्लीफाई करने के बाद, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद -V dP by dV इसकी वैल्यू आई गामा टाइम्स प्रेशर P। और ये चीज बल्क मॉडुलस है। तो उन्होंने कहा कि बल्क मॉडुलस गामा इंटू पी है। न्यूटन कह रहे थे कि बल्क मॉडुलस प्रेशर के बराबर है, लैप्लास ने करेक्ट किया, नहीं इसमें गामा और मल्टीप्लाई कर दो। और फिर लैप्लास ने कहा कि इसका मतलब साउंड की स्पीड जो होती है डिफरेंट गैसेस में डिफरेंट होती है, बी बाय रो इज एक्चुअली रूट ऑफ गामा टाइम्स पी बाय रो और रूट ऑफ गामा टाइम्स RT अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये सब आप अपने आप गैस इक्वेशन से कर सकते हो, आइडियल गैस इक्वेशन के थ्रू। और इस फॉर्मूले ने जो रिजल्ट दिया, इस फॉर्मूले ने वो एग्जैक्टली 332 आ गया। तो लैप्लास को विनर कर दिया गया कि तुम विनर हो, और न्यूटन को लूजर कह दिया गया कि इस मामले में आपका कंसेप्ट सही नहीं है। सो फाइनली यही केमिस्ट्री की तरफ सबको यही याद होता है सर थोड़ा सा। हाँ ये बात तो सही, जो फिजिक्स में अच्छा उसको केमिस्ट्री में नहीं जाना चाहिए। और यानी फाइनली लैप्लास वाली इक्वेशन करेक्ट मान ली गई और न्यूटन वाली इक्वेशन बाय इज्जत बरी कर दी गई। हाँ बताओ। वो लास्ट वाला जो आपने फॉर्मूला लिखा है इसमें वो गामा RT है ना?
गामा, हाँ गामा, यहाँ गामा है, गामा RT अपॉन M। गामा के बारे में अगली क्लास में और डिस्कस करेंगे, ये CP बाय CB वगैरह होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम से CP बाय CB होता है एक्चुअली, मोनो डाया पॉली के लिए अलग अलग होता है। वो तो सर मैम करा चुकी हैं। हाँ वही वाला गामा, वही, कोई नया गामा नहीं है, सेम है। तो ये कुछ फॉर्मूले वाले पार्ट थे। हाँ जी, नहीं सर बोल लीजिए सर, दूसरा डाउट है कोई सर। नहीं नहीं मेरे को बोलना नहीं, मेरा ये कहना था कि मतलब इसके आगे अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, बस इतना ही कहना था मुझे, और कुछ नहीं है सर। तो ये एक सर पिछले क्लास से रिलेटेड एक डाउट है सर, स्टैंडिंग वेव से रिलेटेड। एक मिनट बच्चा, हम ये रिकॉर्डिंग बंद कर दें।